अभी निकल गए। इधर भी देखें सर। माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, तुम हर स्वर सगे तुमसे ही तो हर साज है, तुमसे ही तो हर छंद बंद कवित मन की आवाज है, तेरी कृपा से कवि बने कविता को मेरी निखार दे। हिंद का चंदन वंदन राशि भला बरनी के, वंदन राशि भला बरनी के। माटी आप लोगों से अपील कर रही है, माटी के आंचल दाग लगनई, माटी तमाई बतावल जाला। माटी के आंचल दाग लगनई, माटी तमाई बतावल जाला। माटी के बाद दुख ना सुख जानत, माटी के काहे सतावल जाला। माटी के लोहू जे देई गयल, वही माटी के फूल चढ़ावल जाला। ओ माटी के मोल के जाने नरेश, ये माटी के माथा झुकावल जाला। माटी के माथा झुकावल जाला। जय ओ जान तुम कछु भक्ति नहीं, पर पूतु पुकार तुम तू पसी जय। निरही छिरही भेदो बताओ, मानस को कसी दीजय। ओ ज्ञानो विराग भक्ति भरो, भक्तन का मनु पावन की जय। ज्ञानो विराग भक्ति भरो, भक्त मनु पावन की जय। आदि अनादि अनंत अखंड बतावतु वेद तू ही जग सारा। हाथ त्रिशूल कराल सुशोभित, सिंह के ऊपर हव सुवारा। पुस्तक में आप विराट साहब को मैंने आंखों देखा है, और बालकृष्ण राव जी को मैंने आंखों देखा है। बालकृष्ण राव जी के यहाँ जब हम गए वाइस चांसलर, क्योंकि हमारा सारे हमारे जो सर्टिफिकेट रहे हैं वो हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है, और उस समय यूपी कॉलेज जो है गोरखपुर से था। आज जो है चाहे विद्यापीठ हो चाहे कहीं हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि मैंने बीएससी जीव विज्ञान उधर कॉलेज से किया है, वहाँ का रेगुलर छात्र होकर के, उसकी भी आपको इसमें फायदे को मिलेगी कि कितनी मैंने निर्भर। वो हमारे प्रोफेसर बहुत सारे लोग थे, तो जिसमें कि हमारी पुस्तकालय उन्होंने पता नहीं क्या हो करके वाइस प्रिंसिपल जो है डॉक्टर लाल बहादुर सिंह सभ्य, उन्होंने हमारे लिए रात को मौजा से कहा कि जब तक ये लड़का काफी वो न कर दे तब तक आप पुस्तकालय बंद केंद्रीय पुस्तकालय बंद नहीं करेंगे। तो हमारे बहुत बड़ा हमारे लिए जीवन में वो है। आदमी को सच कहूँ, उसकी कविता पसीने से तर बतर लौह कविता है। वह कहती है शब्द इरादतन दोगले नहीं होते, शब्द इरादतन दोगले नहीं होते, ये कविता की हमारी लाइन है। उसे दुख है आजकल दोगले कदमों की भीड़ है। आप हमारे साथ लोगों अनुभव नहीं लीजिएगा, कुछ ऐसी वो चल रही है। चलो नामर सिंह जी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा है इस चीज को, तो इरादतन दोगले नहीं होते शब्द, उसे दुख है आजकल दोगले कदमों की भीड़ है। यहाँ शराफत का अंत है, दहशत भरा सन्नाटा है। जम का तन
नहीं पूंजी तंत्र है। वह बोलता है इस पृथ्वी पर ध्वंस और निर्माण के बीज उगाना चाहता है नौजवान। उसकी कविता में नंगे पांव हल चलाते बहुत खूब मुसहर बार बार देखता है दूतों का सपना। उसकी कविता में नंगे पांव हल चलाते भोथू मुसहर बार बार देखता है सपना। तमतमाए ईंटों के भक्से पर राम कृष्ण गाता है आग का गीत। गर्म लहू के रिदम पर थिरकते पांव से नाचता है आदिम मित्रों। हमारे कविताओं की लाइनें हैं सब। तमतमाए ईंटों के भक्से पर राम कृष्ण गाता है आग का गीत। गर्म लहू के रिदम पर थिरकते पांव से नाचता है आदिम विद्रोह। गर्म लहू के रिदम पर थिरकते पांव से नाचता है आदिम विद्रोह। उसकी कविता ने जितनी बार हटता है लकड़बग्घा। भेड़िया और लकड़बग्घा हमारी बहुत पहले 30 साल 35 साल पहले जो है घरा टूट रहा है कविता के शब्दों का हवाला दिया है उन्होंने। उसकी कविता में जितनी बार हंसता है लकड़बग्घा उतनी ही बार आते जाते लोगों से वह कहता है आग से खेलने की आदत डाल लो। आग से खेलने की आदत डाल लो। आदमी के अंदर आग देख भागता है लकड़बग्घा। आदमी के अंदर आग देख भागता है लकड़बग्घा। उसकी कविता में जितनी बार आती है भूख हरकत में वह बदल जाती है लोहे के संगीत में। उम्मीद के सूरज को हथेली पर उठाए वह गा रहा है उगते नक्षत्रों के गीत। उम्मीद के सूरज को हथेली पर उठाए वह गा रहा है उगते नक्षत्रों का गीत। कंटीले तारों का बाड़ा तोड़कर गा रहा है तूफान का गीत। वह अग्निपाखी बार बार लौटना चाहता है धरती पर लिख सके जनतंत्र की नई किताब। पुस्तक संस्करण पर बीज वक्तव्य। मंचासीन एवं सभागार में उपस्थित सहधर्मी साथियों, इस पुस्तक संस्करण के लेखन के पीछे हमारा उद्देश्य समाहित है कि हमने अपने जीवन के 80वें बसंत, उनको 85 हो गई लेकिन 80वें बसंत माना जाएगा उसको, दशक के दशक तक अपने अनुभवी आंखों से जो देखा उसे कलमबद्ध करके समाज को एवं अपने शुभेच्छुओं को भेंट कर सकूं। इस बारे में हमारी साफ समझ है कि वैचारिकता एवं राजनीति दोनों दो विषय हैं, किंतु दो होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, जिसे चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब ही हम एक का को अलग करेंगे तो दूसरा अपूर्ण एवं बांझ हो जाता है और बांझ हो जाएगा। और यदि दूसरे को अलग करेंगे तो पहला लूला, लंगड़ा और अपाहिज हो जाएगा। अतः रचनाकार की व्यवस्था है कि वह दोनों में तालमेल बैठ लेख की कर्म को अंजाम दे। अतः कार की व्यवस्था है हमारे रचनाकार और सभी रचनाकार प्रगतिशील रचनाकारों की, क्योंकि हम उससे अलग नहीं हो सकते वैचारिकता और राजनीति। लेकिन हमको कहाँ रखना है, उनको अपने ढंग से को करना है। तो लेख की कर्म को अंजाम दे, वह हमारी अपनी व्यवस्था है। और शायद हर प्रगतिशील विद्वज्जनों की अहेतुकी बाध्यता है, अहेतुकी बाध्यता है। वैसे भी रचनाकार जन्मना प्रगतिशील ही होता है, तो हो ही जन्म लेता है। और वह जन्मना है, जन्म से जाने की ओर ले जाने के लिए इसके पीछे उसका विवेक एवं आवेगमय सोच, इसको ध्यान दीजिएगा।
आप सभी विद्वजन हैं, बिना इसके रचना नहीं हो सकती। आवेगमय सोच और विवेक एवं उसके व्यक्तित्व के निर्माण में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने का काम करते हैं ये दो चीजें, आवेगमय सोच और विवेक की तीसरी। और एक हम सुनाएंगे आपको, इसका कमीन शब्द कहा है उन्होंने अपने किसमें, अपने संस्मरण में की किताब, और संस्मरण की किताब मैं को माफ करिएगा मुझे 10 स्तंभों में, शायद बहुत कम साहित्यकारों को पता होगा गांधी के 10 स्तंभों का, ये हमारी वो है, मैं गर्व से कह रहा हूँ। इस पर मैंने शेष पत्रिका जोधपुर से निकलती, हमारे पास कम से कम लाखों रुपए की पत्रिकाओं का भंडार भी है, चाहे पहल होता है सब कुछ, कोई पत्रिका छुट्टी नहीं है, मैंने अध्ययन किया है। तो मैंने कहा कि अब मोहम्मद सलीम से बात करें, शेष लेते थे, हमने कहा कि सलीम साहब ये बताइए कि आपने 10 स्तंभों, आपने सुना कहें 10 स्तंभों गालिब का संस्मरण है, गालिब बहुत उन्होंने ही वो किया कि गालिब जैसा लिखा भी है कि ऐसा राक्षस साहित्यकार, जबकि मैं उनको बहुत महान को मान लेता हूँ, आज भी मैं मेरे जीवन में गालिब के प्रति दार्शनिक को एक थे या वो थे नगमा निजात, श्रेष्ठ थे, महान थे, महान गालिब तो थे ही हो, लेकिन कुछ ऐसे कर्म किए उन्होंने। जब वाराणसी वो दिल्ली से वो जा रहे थे तब वो था कलकत्ता राजधानी थी भारत की, उस समय ये हुए थे यहाँ, क्या नाम है वो कौन है, तो वहाँ जब वो रुके थे तो उन्होंने एक महीना रह गए वाराणसी में गालिब, और चरागे दैर यानी मंदिरों का शहर, उसको हिंदी में मंदिरों का शहर कहते हैं, ये उनका चरागे दैर यही वो किए हैं। लेकिन उस पेंशन के लिए 6 महीने का पेंशन रुका था त्रिपाठी जी, ताजुब करेंगे कि उन्होंने अपने 10 स्तंभों में संस्मरण में ये जो है कमीन, हिंदुस्तान की कमीन जनता कहा है, और इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इनके घरों में आग जलाने को वो नहीं होता, तो ये घर में बाहर जा करके पता नहीं कहाँ वो दिया सलाई है नहीं, इनको ये वो बनते हैं, ये बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मैंने इसका वो उल्लेख किया है। और वही चीज जो है हमने और किसी से सुना था, तो बहुत लंबा हो जाएगा चौड़ा वो, और तो ये है गालिब का वो। अब आप हमारे थोड़ा सा उत्तर कि मैंने क्यों देशभक्त कहा, गालिब देशभक्त नहीं थे, देशभक्त तो आखिरी बादशाह, और वह कितनी पीड़ा है उसको, उसके दोनों बच्चे जो है दीवार में चुन दिए गए हैं, दिल्ली के लाल किले के, और इतना ही नहीं, जब रंगून फेंक करके जानने लगे अगर गालिब चाहे होते तो अंग्रेज उनको माफ कर देते। मोहम्मद शाह जफर को चाहा नहीं, उन्होंने पेंशन के उससे इतने ये लोलुप थे, पेंशन भोगी और वो थे, तो उनकी अपनी दुनिया गई है। और अंत में उन्होंने 2 गज जमीन भी न मिला, तब गालिब कहता है गालियों में भूल रहेगी जब तलक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ये मोहम्मद शाह जफर लिख सकते हैं, दुनिया का कोई शायर नहीं लिख सकता। दूसरी चीज आइए देखिए, उनके एक नज्म का मतला है, मैं इसी को कह करके बस काम हमारा खत्म हो गया। एक मतला है,
2 स्वरों का 3 स्वरों का नज्म है। इसमें है कि ये जफर साहब का नज्म है, ध्यान दीजिएगा। ये लेखक को गर्व होना चाहिए इस पर, और जो यहाँ राजनीति से लेखन नहीं होता, ये हमारी अपनी सोच है। आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा, मैं जफर हूँ, मैं जफर हूँ, मुझे कौन मिटा सकता है। प्रश्न क्या है? मैं जफर हूँ, मुझे कौन मिटा सकता है। मैं तो शायर हूँ, मैं शायर लिखता हूँ, उर्दू शायर नहीं लिखता, हमारा कहे आप जो भी समझे। मैं तो शायर हूँ, किताबों में उतर जाऊंगा, मैं तो शायर हूँ, किताबों में उतर जाऊंगा। कभी किताबों में उतर गए, निराला किताबों में उतर गए, सारे लोग किताबों में उतर गए। इनको कौन मार सकता है? जब तक धरती रहेगी ये किताबें जिंदा रहेंगी, रामेश्वर जिंदा रहेगा। ये मुझे गर्व है इस पर, ये मरने वाला लेखक नहीं है रामेश्वर। दूसरी चीज आगे सुनिए, मैं जफर हूँ, मुझे कौन मिटा सकता है, मैं तो शायर हूँ, किताबों में उतर जाऊंगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। मेरे हाथों से कलम छीन लो, मैं जाऊंगा, मेरे हाथों से कलम छीन लो, मैं जाऊंगा। किसी एक विधा में होने के कारण उसमें ज्यादा साहित्य है, ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता। किस विधा में कितना साहित्य है या हमें देखने की जरूरत है। कभी कभी हो सकता है कि कहानी बहुत महत्वपूर्ण विधा है साहित्य की, लेकिन किसी कहानी में बहुत कम साहित्य हो या साहित्य न भी हो। और जैसा कि हम मानते हैं कि रिपोर्टाज, रेखाचित्र इसको पाठ्यक्रमों में फुटकर खाते में डाल दिया जाता है। तो यह भी हो सकता है कि जो फुटकर खाते की विधाएं हैं उसमें किसी भी संस्मरण में साहित्य ज्यादा हो। और संस्मरण का केवल उतना ही मतलब नहीं है जो बड़ा मोटे तौर पर हमारे दिमाग में जो अवधारणा बनी हुई है कि किसी व्यक्ति के मिलने जुलने से या उसके साथ होने के विवरण को लिख लेना, केवल इतना ही संस्मरण नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई भी विधा संस्मरण मिलने जुलने के शब्द में हो सकता है, लेकिन कोई भी संस्मरण अगर हमारे भीतर के जो संवेदना का स्रोत है उस स्रोत में अगर जब तक वह कोई नया द्वार नहीं खोलता है तो वह रचनात्मक नहीं हो सकता है। उसमें साहित्य की मात्रा बहुत कम होगी या नहीं भी हो सकती है। तो साहित्य के काम के वे संस्मरण ही रचनात्मक हो पाते हैं जो हमारी संवेदना के किसी बंद दरवाजे पर कम से कम न खोले तो दस्तक जरूर देने वाले हों। मैं डॉक्टर MP सिंह जी, श्री प्रकाश जी और आप सभी मित्र, और विशेष रूप से मैं बहुत बधाई देता हूँ रामेश्वर जी को। उनके संघर्ष को मैं सैल्यूट भी करता हूँ। एक ऐसा संघर्ष जिसका मैं एक लंबे समय तक करीब 50 वर्षों से जिसके संघर्ष का मैं साक्षी था, कमोबेश साक्षी। 1975 के आसपास MA करने के बाद कुछ साहित्य के कीटाणु में प्रवेश किया और कृष्णा
विश्वनाथ जी के साथ थोड़ा बहुत जो घूमा, 75 में धूमिल की मृत्यु के बाद बनारस जैसी झटका खा गया। और वह दौर ऐसा था कि धूमिल के प्रभाव से मुक्त होना बड़ा मुश्किल था। धूमिल का ऐसा तेवर था उस समय, उसके पहले की, और मैं इस वक्त आज की बात नहीं करूँगा, लेकिन संसद से सड़क तक की कविताएं और फिर नामवर सिंह ने जिस तरह से उसको किया, तो पूरे काशी में धूमिल का एक गजब का प्रभाव था। और उस समय के जो लोग भी लिख रहे थे, चाहे वो रामेश्वर जी हों, राजशेखर जी हों, चंद्रमा सिंह जी हों, वरुणा के आसपास के क्षेत्र के भवानीपुर, किशोर और खेवली के उस माटी का यह था कि धूमिल का प्रभाव इतना तेजी से उससे मुक्त होना थोड़ा बहुत मुश्किल था। और उसके बाद राजशेखर जी चूंकि बुजुर्ग सिद्धौल में रहते थे तो उनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ। रामेश्वर जी बिल्कुल उनके यहाँ आते थे, और मैं साक्षी हूँ जब सार्थवा के 1, 2, 3, 4 अंक निकले थे, उसके बाद मुझे नहीं पता कि निकले कि नहीं निकले। उस सार्थवा के कुछ अंक मेरे पास हैं भी। उस सार्थवा के अंकों में उस समय की जहाँ की जितनी मतलब आग कविता की जो हो सकती है, जिस कविता के आग की बात रामेश्वर जी अपने संबोधन में कर रहे थे, उस तरह के जो रचनाकार हैं, चाहे बंगाल के रचनाकार हों और चाहे सुदूर पंजाब के रचनाकार हों, ऐसे लोगों की रचनाएं और बड़े जोश खरोश के साथ उसको, मुझे पहले पृष्ठ का जो आवरण पृष्ठ छपा था वो मुझे चित्र स्मरण में है, पीठ पर लादे हुए वो याद है ना, तो उस तरह का सार्थवा का बड़ा स्वागत हुआ था उसमें। लेकिन संघर्ष थे अपने अपने, रामेश्वर जी के अपने संघर्ष थे, राजशेखर जी के अपने संघर्ष थे। राजशेखर जी के साथ है भोजूगी से पैदल गंगा के घाट पर जाते हुए, पैदल यहाँ से चल करके घंटों घंटों बैठने का अनुभव मेरा अपना भी है। और मैं उनसे और कुछ तो नहीं, मुक्तिबोध की कविताओं को उनसे समझता था। मुक्तिबोध एक विद्यार्थी के नाते मुझे बहुत कठिन लगते थे, उनकी कविता नहीं समझ में आती थी। तो मैंने राजशेखर जी से कहा कि और कुछ नहीं, आप मुझे अंधेरे में की कविता का अर्थ बताते चलिए। और वो उनका अपना ढंग था। राजशेखर जी के बड़ी अंदर बड़ी कार थी, एक नाट्यकर्मी के रूप में, नाटक लेखक के रूप में, गद्य नाटक के कार के रूप में, रेडियो नाटककार के रूप में, और खास करके राजशेखर जी जो सॉनेट लिखे वो बहुत मजबूत सॉनेट है। जो सम्मान राजशेखर जी को मिलना चाहिए था वो काशी ने नहीं दिया, उसके कारणों पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन उसी दौर में 77, 78, 76, 77, 78 के दौर में रामेश्वर जी, राजशेखर जी, वशिष्ठ मुनि ओझा, त्रिलोचन जी बनारस में उस समय चलते थे और निकल गए थे यहाँ से। आनंद परमानंद, इन लोगों की ऐसी सरगर्मी थी। बाद में चल करके दानिश जमाल सिद्दीकी और विश्वनाथ प्रसाद जी उसके एक तरह से केंद्र में थे, बैठक होती थी। और विश्वनाथ जी बड़े, जो लोग अच्छा लिखते थे उनको बहुत प्रोत्साहित भी करते थे। बीच में पता चला कि राजशेखर जी से और रामेश्वर जी से कुछ दूरियां बढ़ गई। उस पर मैं, जैसे MP सिंह जी ने कहा ना कि कुछ बात है जो मैं तो नहीं कहूँगा, मैं उसको नहीं कहूँगा। लेकिन जो इन लोगों ने लाला जी कह दूंगी तो उसको तो मैं कहूँगा, लेकिन इसको नहीं कहूँगा क्यों दूरियां बढ़ गई, वो अलग बात है, वो अलग संदर्भ है। और उसी दौर में धूमिल के दूसरे कविता संग्रह कल सुनना मुझे का संपादन एक तरह से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विद्यानिवास जी उसमें दिशा निर्देश कर रहे थे। जरूर ये शीर्षक भी उन्होंने दिया, मुझे याद है, लेकिन उसका संपादन और उसमें एक बहुत अच्छी भूमिका राजशेखर जी ने लिखी है, अद्भुत भूमिका लिखी है। तो यह जो एक मिलाप था राजशेखर जी और रामेश्वर जी का, वह रामेश्वर जी को तपा था और अधिक पुष्ट बना रहा और अधिक मांझ रहा था इनके संघर्ष को। उस समय मैं ये केवल जानता था कि रामेश्वर जी कहीं एक अध्यापक हैं मछुदरी के आसपास और आगे जाते हैं। आपके परिवार के ही अभयनाथ तिवारी जी हम लोगों से परिचित थे। और उस समय हम लोग साइकिल से रेलवे स्टेशन का लाइन पार करना, उसमें सड़क नहीं बनी थी, लाइन पार करके और खेत की क्यारियों से होते हुए भवानीपुर कई बार आप लोगों के घर शादी विवाह में जाने का मौका मिला। और बाद में जिन आपके पौत्रों की चर्चा हुई है हर साल की, उनसे तो मेरा पारिवारिक संबंध हो गया और बच्चे मेरे स्कूल में पढ़े और एक अलग तरह।
उस दौर में मैंने रामेश्वर जी के संघर्ष को देखा। आपकी जो रचनाएं हैं और आत्मकथात्मक जो इनका संग्रह है, एक अग्निपक्षी, एक दंश कथा, आत्म कथा का भाग 1 और अग्निपक्षी एक दंश कथा आत्मकथा का भाग 2। इसमें जब आप पढ़िए तो अपने पूर्वजों के उस इतिहास को दोहराते हुए और कैसे कैसे चल करके पंचकोशी पर इलाहाबाद से इनके पूर्वज आते हैं और फिर कैसे भवानीपुर में बसते हैं और कैसी स्थिति थी बाबा आदि के समय में, फिर एक कत्ल हो जाता है परिवार में, उसमें सब लोग पूरी तरह से बिखर जाते हैं। फिर उसके बाद उस गरीबी के बीच से एक अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लेकर के रामेश्वर जी आते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें इस संग्रह पर और कुछ बातें आपके वैशिष्ट पर बात करूंगा। तो जैसे संभवतः उमेश जी ने संकेत दिया कि यह केवल संस्मरण नहीं है। और सबसे बात एक बात भूल न जाऊं, आज शिक्षक दिवस है और अगर एक शिक्षक, रामेश्वर जी एक शिक्षक रहे और अगर एक शिक्षक जिस दिन यह कहना शुरू करेगा कि मैं ताकत लिखी बात नहीं करूंगा, आंखें लिखी बात करूंगा, उस दिन समाज और देश शायद बदल जाएगा। इस बात में आपको बहुत अधिक बधाई देता हूँ। और यह संयोग मात्र नहीं है कि आज इस पुस्तक का जो आखिर देखी है उसका लोकार्पण हो रहा है और उस पर बड़ी बात हो रही है। केवल संस्मरणों की किताब यह नहीं है, संस्मरणों को हटा दीजिए और उस परिभाषा में भी जाने की जरूरत नहीं है कि संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं। मैं तो खुद बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ कि, लेकिन जो यहाँ के संस्मरण हैं इस पुस्तक के, वो संस्मरण करीब करीब रेखा चित्र को अपने भीतर समेटे हुए हैं। चाहे वो अब्दुल बिस्मिल्लाह का अद्भुत संस्मरण, मुझे हाँ याद ये भी आया कि उसी दौर में 76-77 में अब्दुल बिस्मिल्लाह रहते थे नेशनल कॉलेज में, वो इंटरमीडिएट में टीचर थे और अक्सर इधर आया करते थे। और वो जाकर के रामेश्वर जी को जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है अब्दुल बिस्मिल्लाह के और उनके पहले संग्रह जो उन्होंने इनको दिया, उनके बेटी की शादी, ये सब संस्मरणों में बहुत सुंदर संस्मरण बन करके आए हैं। लेकिन ये संस्मरणों के पार भी जाते हैं और वो पार होता है कि बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जिन घटनाओं में आप सीधे नहीं है, संस्मरणों से कोई जुड़ा हुआ लेखक नहीं है, लेकिन सुनी बात भी करता है। और वह सुनी बात ऐसी है जो विश्वसनीय है। गंगाधर मिश्र से मिल करके उनके बारे में आना जाना वहाँ गाय घाट पर, और फिर निराला के बारे में इस पुस्तक में बहुत जरूर भी देखेंगे। निराला के जो सुंदर चित्र इस पुस्तक में दिए गए हैं, कई भाव भंगिमा में जो चित्र इसके दिए गए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। और निराला के चित्र के साथ जो कई संस्मरण हम कहें या संस्मरण ही कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारी बातों को हम देख करके ही उसमें लेखक उसका एक पात्र बने, यह कोई बहुत आवश्यक नहीं हुआ करता है। लेकिन निराला का काशी प्रवास, निराला की दानशीलता की 2 घटनाएं इन्होंने जिक्र किया है। निराला की जेल यात्रा, पाक शास्त्री सरोज के देहावसान पर हम लोग उस कविता को भी पढ़े हैं और सुने भी हैं। उसके बहुत मार्मिक प्रसंगों को रामेश्वर जी ने लिखा है। एक भी हूँ वह अपने भीतर की लगन, आत्मविश्वास, संघर्ष चेतना और जीवन जीने की जिजीविषा की देन है। वह जीवन जीने की जिजीविषा आपने देखा होगा प्रथम वक्तव्य में भी। विपरीत परिस्थितियों ने हमें फौलाद बनाया है, क्योंकि जैसे जैसे मैं संघर्ष की आंच में उतरता गया, पहली बात आपने कहा है, तब तक लोहा होता गया। उसको मैंने लोहा देखा, जलते जैसे चलते देखा। केदारनाथ गढ़वाल करते हैं तो एक जितना तपा उतना लोहा होते गए। इसीलिए जीवन में प्रतिदिन की घटनाओं का उतार चढ़ाव, संघर्ष, और उस संघर्ष के मैं नहीं दावे के साथ कर सकता हूँ कि मैं उसका साक्षी हूँ, क्योंकि उस तरह का संघर्ष अपने जीवन में मैंने नहीं जाना है। उस संघर्ष से जीतते हुए अगर निरंतर कुछ न कुछ होता रहे। आप कह रहे हैं कि आप संभवतः आपने कभी मुझसे कहा था कि यह मेरी अंतिम किताब होगी, लेकिन अभी कहाँ है, अभी तो जिजीविषा बाकी है, अभी संघर्ष बाकी है, अभी तो 85 की उम्र है। और जल्दी दूसरी किताब आएगी जब आखिरी देखा के बाद भी अंतर देखा की किताब हो सकती है। और अंतिम बात कहूँगा आपकी कुछ पंक्तियों के साथ, मैं हूँ अभिशप्त अग्निपक्षी, आग से खेलता हुआ कुकुनुस,
न जलना जलते रहना, जल करके भी प्रकाश करना, अभ्यंतर दग्ध दंश से, वह दग्ध दंश आपका बचा रहे। आप निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर लिखते रहें और कम से कम इतने लोग आपके अगले पुस्तक के साक्षी फिर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग, बल्कि मैं कहूँगा कि रामेश्वर जी की अंतरंगता से जुड़ते हुए उपस्थित हुए सभी साहित्य के प्रति मैं तो असल में यहाँ 7 बजे जाना है और मेरी आदत है कि सही समय पर मैं पहुँचूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने निवेदन किया परिहारी से। रामेश्वर जी की हमारी मुलाकात हुई नहीं, और नाम सुनना अलग बात है, मिलना अलग बात है, और रचनाओं से रूबरू होना अलग बात है। केदार जी और कमल जी से रूबरू में बहुत बाद में हुआ, जब मैंने उन पर 3 शोध कराई है। उन्होंने कहा कि लोग जाके मिलते हैं, कहते हैं कि भाई मैं चला रहा हूँ, आपको कोई प्रिविलेज मिलेगा, कई लोग हैं बड़े लोग। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो तो हमारा क्षेत्र ही नहीं। रचना से जुड़ना जो है सीरियस है। वहाँ पर एक पुस्तक हमें आपने दी थी, पहली पुस्तक आलोचना का लोकचित्र। मोदी जी की जयंती पर शंकर जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, तो लेकर के मैं आया तो रात भर पड़ गया, आदत है। तो जो इनका सब परिवेश बना, वो तो वैसे तो पूरी जीवनी इनकी मैंने पढ़ी, तो हमारे मोहल्ले की गोलाई में घिरे हुए हैं। ईश्वरगंगी, औसानगंज, जयपुरा, छौरा, यही में घूमे हुए हैं। वाजपेयी जी की गली, भीमसेनी, आजन गली, औसानगंज। तो हमने कहा कि भाई बड़ा क्रांतिकारी मोहल्ला भी हमारा है, जान लीजिए, औसानगंज है ना। और उस पर तो काशी के इतिहास पर भी अध्ययन होना चाहिए। और राम जुरावती लगे थे जगत सिंह को ले आए, और जबकि सबसे पहले जो है जगत सिंह पर, देखिए ऐसे इतिहास बनता है। जगत सिंह पर गिरजा चंद्र पांडे जी ने 2 उपन्यास लिखे, चेत सिंह का सपना और भारतवर्ष का। चेत सिंह का सपना 2 वॉल्यूम में था, उसमें उन्होंने इसको सिद्ध किया और इसी सिलसिले में आए थे। देखिए कविता पुस्तक है, ये एक गुलदस्ते की तरह एक पुस्तक है, और ये बहस का भी मुद्दा नहीं है उमेश जी, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपनी स्वीकृति दे दी है कि ये विचार है, संस्मरण है, समीक्षा है। पृष्ठ 2 पर स्वयं इन्होंने लिख दिया है इसको। ये पुस्तक जो है विचार भी है, संस्मरण भी है और समीक्षा भी है। और यदि ये तीनों को मिला दिया जाए तो कौन सी कृति तैयार होगी। उमेश जी विधाओं की खोज कर रहे थे। संस्मरण भी विचारहीन नहीं होगा, और विचार में संस्मरणों का प्रवेश कर जाना भी महत्वपूर्ण है। और सबके मूल में रचनाकार, जो वास्तविक रचनाकार है, वो समीक्षक होता ही, जो सृजनशीलता के धरातल पर काम करता है, चाहे कविता करे, चाहे वह कविता लिख रहे थे दुबे जी, तो समीक्षा ही कर रहे थे। जनमानस की समीक्षा हो रही थी, देश की समीक्षा हो रही थी, समाज की समीक्षा हो रही थी, व्यक्ति के द्वंद्व की समीक्षा हो रही थी। इसको हम द्वंद्व कहने, संघर्ष करते। पूरा जीवन संघर्षमय है और इनकी प्रकृति रही है शुरू से। मैंने लोकचित्र आलोचना में भी उन्हीं लोगों को आपने रखा जिनमें इन्होंने देखा कि लड़ सकता है।
लड़ने की प्रकृति जो है, दो हाथ करने की जो प्रकृति होती है, मुठभेड़, हस्तक्षेप, जिसको आजकल की नई शब्दावलियां जो चल रही आलोचना की, सुरेंद्र वाजपेयी समझ रहे हैं उस चीज को। तो कभी कभी लोग रचनाकारों की परिभाषा करने लगते ऐसा, अरे भाई वो तो उसका जन्म ही होता है कंट्रास्टिंग रचनाकार। जब तक कंट्रास्ट नहीं होगा रचना निकलेगी नहीं, चाहे उसको आप तनाव कर लें, संघर्ष कर लें, द्वंद कर लें, जो भी कर लें, चाहे दूसरे लोग वो अनुभूति से जोड़ देते थे, स्वानुभूति से जोड़ देते थे, भोगा हुआ यथार्थ कर देते थे, सबके मूल में एक ही है, रचनाकार लड़ता है। अब ये बात अलग है कि लड़ाई के लिए जमीन कौन सी बनेगी। ऐसा नहीं कि प्रसाद जी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अपनी कविताओं में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जमीन कौन सी चुनते हैं? तो जो कालखंड था जिसमें देश में अलग अलग राजनीतिक गतिविधियां बहुत तीव्र हो गई, और उस वैचारिकी में कलम के साथ हथियार उठाने की भी भूल हो गई। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, नहीं तो नक्सलवाड़ी कविताएं जो है सृजित न होती। एक तरह से कलम और बंदूक एक साथ सफदर हाशमी में लड़ाई लड़ते हैं, मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन बहुत सी लड़ाइयां हैं जिनमें वो सीधे नहीं लड़ते। एक जमीन थी और वो जमीन थी अर्थ की जमीन थी, धन की, जिसको मैं कहता हूं कैपिटल की लड़ाई थी। चाहे वो जमींदारी की हो, चाहे शोषक शोषित का हो, ये लड़ाई। और सबके मूल में है कि कैपिटल जरूरी है जीवन यापन के लिए। तो एक द्वंद जो था, ये आपके अंदर शुरू से वह रचना की भूमि थी, और उसके साथ लोग का जुड़ना, जैसे भूमि जुड़ते हैं, वो भी लड़ाई वही लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा पक्ष है न्याय का। वो धीरे 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 वो परिवर्तित होता गया। इसलिए वैचारिकी की लड़ाई महत्वपूर्ण हो गई, और एक नई लड़ाई थी। हम लोग के समय, इनके पिताश्री से हम लोग की भेंट है, जब यूनिवर्सिटियों में पोस्टर लगाए जाते थे कविताओं के, छोटी कविता धूमिल की पोस्टर लगा करके चले आते थे। काशीनाथ जी भी लगाते थे, जान लीजिए आप, क्योंकि मैंने उनका एक आकाशवाणी के आर्काइव के लिए मैंने 3 घंटे का इंटरव्यू लिया था। बाद में छटवाया, नहीं तो वो तो विवाद हो जाता आज की डेट में कि भाई सब ये सब नक्सलवाड़ी है सर। काशीनाथ जी, तो वह उनके यहाँ आना जाना, सपोर्ट करना एक आंदोलन था, एक जुनून। लेकिन हाथ लगेगा क्या, ये रचनाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो रामेश्वर जी लड़ाकू रचनाकार, नई शब्दावली देना, बात 10 पंक्तियों में न कही जाए, 2 पंक्ति में कही जाए, 1 पंक्ति में कही जाए, ये धूमिल जी की भी वही स्थिति थी। उस स्थिति से इतर नहीं है जब रामेश्वर जी, जान लीजिए आप। कभी यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से और उनके जो अपने आजीविका के जुड़ने का प्रश्न, परिवार का पक्ष, गांव गिराज का जो पक्ष है, कोर्ट कचहरी का जो पक्ष है, वो इतर नहीं, क्योंकि वह आदमी वही करे।
उसी आंकड़ा नहीं पड़ेगा, तभी कभी के दोहे चढ़ के सबके सिर को बोलने लगे, नहीं तो दोहे नहीं चढ़ते, जान लीजिए, क्योंकि वो उसकी जरूरत है, शैली बना लेती है। और पूरे लेख में आपको इसमें विचार भी है, संस्मरण भी है और समीक्षा भी है, लिखा ही है किताब में। इसलिए अब ये अपनी चीज है कि संस्मरण कर रहे हैं तो उसमें विचार करते हुए अपनी समीक्षा भी कर दे रहे हैं। संस्मरण विचार वाला पक्ष आ रहा है तो उसमें मानेंगे नहीं है, क्योंकि इनका निर्माण ही उसी में हुआ। जिस आदमी का जो परिवेश हो, जैसे यदि हमको पीला रंग हमको बहुत पसंद लगता था बचपन में, छोटे बात उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, तो ड्राइंग भी बनाता था तो पीले रंग का खूब प्रयोग करता था, और डिबिया स्कूल में पढ़ता तो मारते थे, कहते थे कपड़े वो पीला कर दिया, सब पीला कर दिए, अरे दूसरा रंग प्रयोग करो। तो एक प्रकृति बन जाती है कि हम उसकी आवृत्ति करने लगते हैं, बार बार विषय छूटता नहीं हर रचना के साथ, रचनाकार के साथ। प्रसाद जी को पढ़िएगा तो आपको वही कथन वहां भी मिलेगा, वही कथन यहाँ भी मिलेगा, और एक ही किताब में 3-3 आवृत्तियां मिलेंगी, क्योंकि अब एक समीक्षक काम है उसको खोज के पकड़ ले कि नटसेल में इनका यही है। सबकी अपनी मर्जियां है रचनाकार की, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि उसका जो सोच है वो उसी को घेर लेता है। जैसे हमने लिखा था कि इतनी बार जब मैं काम करा रहा था भूमि पर, तो हमने का शैली विज्ञान अध्ययन करा रहा था, उस पर भी करा रहा था, अप्रोच जो है सागर यूनिवर्सिटी में है, रीडर है वहां पर हमारी स्टूडेंट। तो हमने कहा देखो कितने शब्दों में खेल रहे हैं भूमि, कविताएं कई हैं, लेकिन हर रचनाकार कितने शब्दों में खेलता है, उसी तरह से जैसे मैं बचपन में पीले रंग से खेलता, यार फीस नहीं है तो हम दे देते हैं, तो दानशील नहीं है, ये उसके लिए दूसरी शब्दावली आएगी, गलत कह रहा हूं। तो बहुत से ऐसे संदर्भ हैं इसमें, और बिल्कुल सही कहा। और आक्रोश तो इतना अधिक है क्योंकि कविता के लोग थे, चाहे सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी के प्रभाव में रहे हों, वो भी मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजशेखर जी का भी उदाहरण दिया ही, राजशेखर जी तो कहते हैं कि न केवल रचनाकार थे बल्कि वो रचनाकार बनाने वाले लोग थे, उनको वो तसल्ली थी कि बना रहे हैं, समीक्षा पढ़िए तब सुनना मुझे का। दूसरी समीक्षा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है धूमिल के बारे में, और लोग करते तो उसका वो पुनरावृत्ति है या शब्दों का हेर फेर है। तब मैं बहुत वो प्रति तो मैं फोटो स्टेट करके मैंने प्राप्त किया था, क्योंकि मिलती नहीं थी जब रिसर्च कर, हाँ नहीं बता रहा हूँ, जब मैं रिसर्च मैंने गाली रुचि बढ़ी था तो सारी किताबों के मैंने फोटो स्टेट करा। तो हाँ ये प्रकृति जो है तो वह उसको लेकर के कैसे रखना चाहिए, ये इस किताब में उदाहरण है। आप सूत्र खोजेंगे कामेश्वर जी का जो उपाय है, और दूसरी लाइन वो उदाहरण वही इस पुस्तक में है, चाहे जिसका हो, पास का हो चाहे दूसरे का, कि लड़ेंगे हम पढ़ेंगे हक के लिए लड़ेंगे। कविता जितने भी इसमें उदाहरण आपने प्रयोग किए हैं, जिसको मैं कहूं कि समीक्षा की प्रकृति, वही उदाहरण है जो उसकी प्रकृति है, लड़ने वाली। और उस लड़ने की प्रकृति में क्यों 3 लाइन में दे रहा हूं, क्योंकि विषय लंबा जाएगा, जाना भी है। तो वे मुझे सनकी कहते हैं, मुक्तिबोध की लाइन। वे मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैंने उन्हें नंगा होते देख लिया। अब इसके अलावा करेंगे क्या कामेश्वर जी? ये इनकी कविता की एक प्रकृति है, पूरी कविता का ही सर्वेक्षण क्या है। और उसके बाद तो वह संवेदना रहती ही रहती है, क्योंकि वह हटता नहीं अंदर,
अंदर चढ़ता नहीं सीखा ना कि वो कलम ले लो, फांसी मत चढ़ाओ बहादुर शाह जफर की, जो आखिरी बहुत अच्छा रचनाकार, और से तो उसके टक्कर कोई निकले वाला नहीं था, न किसी की आंख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, मैं तो केवल किसी का मजाल हूँ। ये जबरदस्त लाल किला फिल्म में भी उसको तो बहादुर शाह जफर के गीत को गाया लोगों। तो ये पुस्तक जो है इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रकाशन के लिए कि एक गुलदस्ता दे दिया है, और यदि रामेश्वर जी की रचना धर्मिता को तलाशना हो, पकड़ना हो, तो ये पुस्तक सहायक होगी। कविताओं को पढ़ने के लिए पुस्तक सहायक टूल सही से। और फिर इनका जो परिवेश हुआ, इसलिए वो दौर था। आज क्यों नहीं कोई पैदा हो रहा, वो भाषा क्यों नहीं आ रही है? आ रही है क्या? नहीं आएगी भाषा, बदल रहा है। लेकिन उस जमाने में एक दौर आया था जब धर्म के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखी जा रही थी, और दूसरे रचनाकार वे लोग लिख रहे थे धर्म के विपरीत लिख रहे थे, अपने धर्म के विपरीत दूसरे धर्म का लिख रहे थे। तो और उद्देश्य वाला बहुत कुछ है, क्योंकि जब रचनाओं के साथ जब समीक्षा का दौर चलता, सफदर हाशमी का ही मैं उदाहरण ले लूं, हमने कहा अरे वो लगेगा कि एक उठ रहा है प्रोग्रेसिव तो रचनाकार होता ही नहीं, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, प्रयोगशील तो रहेगा ही रहेगा। तो जो ये पक्ष है रामेश्वर जी का अद्भुत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोकानुभूति, लोक से जुड़ने की जो लोक चित्त है, बड़ा शब्द है लोक चित्त, सामान्य नहीं है। सुगली में तो लोग मंगल तक पहुंच जाएगा और समीक्षा के मानदंड तैयार कर देगा। तो इस दृष्टि से ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और रामेश्वर जी सतत लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में जो है, जो इनके अंदर जो केंद्रीय रचना का केंद्रीय पक्ष है, उसका संघर्ष अनवरत चल रहा है, उससे अलग नहीं है। आज 5 साल बाद भी लिखेंगे तो वही लिखेंगे, परिवेश बदला है, वो उसको लेकर के वो चीज जोड़ लेंगे। तो मैं तो वैसे भी मैं प्रशंसक हूँ रामेश्वर जी का हैं, और जिन जिन लोगों से जुड़े बहुत सारे संदर्भ न मालूम होता तो बताते, पता ही नहीं लगता कि हम लोग के मोहल्ले में ठाकुर प्रसाद जी से भी झगड़ा है इनका, सबका ये पक्ष नहीं है, मिलना झगड़ना और जुड़ना सब कुछ है। क्योंकि एक वैचारिकी लेकर के ये सबसे मिलते हैं, एक वैचारिकी लेके जुड़ते हैं, उसके विरुद्ध जो है झगड़ा होना स्वाभाविक है। वो राजा जी वाली बतिया नहीं है, जान लीजिए ऐसी बात सबके साथ है कि मैं कह दूंगी। तो यदि ऐसे प्रसंग लोग यदि रामेश्वर जी पर संस्मरण लिखना शुरू करेंगे कि भाई जो नहीं आप कहीं कह सके उसको लिखिए, एक बड़ी जानदार पुस्तक तैयार होगी, मैं तो समझता हूँ। तो मैं इस पुस्तक प्रकाशन के लिए मैं तो रामेश्वर जी हम लोग के बहुत बड़े भाई हैं, और हम लोग तो अभी 12-13 साल छोटे हैं आपसे, लेकिन यह कि बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है और अच्छा लगता है कि देख करके एक जिससे होता है कि ऊर्जा मिलती है कि जब रामेश्वर जी चपके हैं तो हम लोग भी आ सकते हैं। अभी एक कृति का उल्लेख किया है तो उमेश जी की भी तैयार हो जाएगी एक कृति कि उनके पहले हमारी कृति आ जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत आभारी हूँ। आपके बारे में जो मुझे लगा कि आप कम्युनिज्म से प्रभावित हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, और उन्हीं रचनाकारों को आपने टच किया है विशेष तौर से जो उस विचारधारा से थे। जैसे कामरेड उदल जी को भी आपने आपके बहुत प्रिय लगे, धुबे जी ने लिखा, आपने निराला जी को उद्धृत किया। निराला जी का आपने जो वर्णन किया वो तो अपनी जगह, लेकिन उनकी कुकुरमुक्ता जो कविता थी वो सीधे टकराहट है वर्ग संघर्ष की और धनी और निर्धन के बीच की। अबे सुबह गुलाब भूल कर पाई खुशबू रंगोवाद, खून चूसा खाद का तुमने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा कर
बाद में तुहरावी खानदानी हुई, तो उन्होंने भी कोई वर्जना नहीं रखी। गरियाने में उन्होंने न तो भाषा को आड़े आने दिया, न भाव को। जहाँ रतियाया उन्होंने श्रद्धा से रतियाया है। तो सर ने भी जो कहना है बेलाग लपेट, चाहे जिसको बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन उनके जो मन में आया वो उन्होंने कहा, जो उनको अनुभूत हुआ उसको उतार कर रख दिया उन्होंने, और यह बहुत बड़ी खूबी है। हम लोग चूँकि सेवा में थे तो उतना ही लिख पाते थे कि ऊपर वाला ये न सोचे कि सारा विद्वत्ता झाड़ा रहा है बैठकर जो है, तो बहुत संभाल के लिखते थे। वो आदत अभी भी नहीं छूटी है। बहुत कुछ करना चाहते हुए थोड़ा ही कर पाते। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप सताई हो, दीर्घायु हो, और आपकी और भी रचनाएं। अब तो मैं सानिध्य में आ गया हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। अपने संवेदनाओं के संवेग से लिखता है। तथ्यों की गलतियां, जन्म मृत्यु की गलतियां बहुत होती हैं। अभी भी आजकल फेसबुकिया लेखक वक्ता बहुत हैं। धूमिल को अब भी लोग 40 साल 45 साल कम उम्र कहते हैं, 40 साल 45 साल। बहुत करीब के लोग भी यही कहते हैं 40 साल के में चले गए। धूमिल जी 38 साल ही जिंदा थे। मैं टिप्पणी भी नीचे कर देता हूँ धीरे से कि भाई 38 साल 3 महीने ही जिंदा रहे, 40 साल 45 साल नहीं रहे। तो इस तरह की त्रुटियाँ जो है संवेदनाओं के आवेग से होता है लेखक के यहाँ, इसीलिए कोई मायने नहीं रखता। अब तक जो अग्नि पक्षी खंड 2 खंड 1 2 आई और यह किताब, उसके इर्द गिर्द जो चरित्र नायक हैं इन किताबों के भी, जैसे इसमें लेखक भी हैं, कॉमरेड सत्यनारायण भी हैं, या लेखन से हटकर भी कुछ पात्र होंगे जो एक रचनाकार के शब्द में रचते बसते हैं। उसके संघर्षों को वह देखता है, उसका जो लौह तत्व होता है, व्यक्तित्व का लौह तत्व, उससे सीखता है। धूमिल की एक कविता है ना, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। एक कविता बहुत पढ़ी जाती है। तो जो लौह तत्व है व्यक्ति का, उससे रचनाकार संवेदित होता है और उससे आगे बढ़ता है और उस लौह तत्व को उजागर करता है। हमारे पूर्व के वक्ता डॉक्टर सत्यानंद जी, राम सुधार जी तमाम उदाहरण दिए। उस उदाहरण को बताने और दोहराने की जरूरत नहीं है। बस इतना है, जो रचनाकार या जिसके बारे में हम लिख रहे होते हैं या जिसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, उसका संघर्ष, उसका लौह तत्व मेरे अंदर समाहित करता है, तभी तो वह मुझे प्रेरित करता है। उस पर लिखने के लिए मैं आज भी, उसके मर जाने के 50 साल बाद भी, सैकड़ों साल बाद भी, उसका जो लौह तत्व है, जो संवेदना को भी संवेदित करता है और झंकृत करता है, वह कभी भी झंकृत करेगा और उसी से वो प्रेरित करता है हमेशा, और वही उसका तत्व है। चाहे वह मुख पृष्ठ का सफदर हाशमी हो, पास हो, या धूमिल के बारे में हो, या निराला के बारे में। इसमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि इसमें निराला को बहुत अच्छे अच्छे चित्र रीतिका है। तो यह सब क्यों आकर्षित करता है? यह मात्र कवि लेखन तो है कविता, हम यह नहीं कहते। अपने पूर्ववर्तियों को तो हम तभी याद करते हैं 50 साल 100 साल 200 500 साल बाद, 600 साल बाद कबीर को हम क्यों याद करते हैं? ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह जो ज्ञान सूत्र देता है कवि, उसके नाते याद करते हैं। लिखा कि कैसे उदय जी जननायक बने, इसी तरह वो जननायक बने किसान मजदूरों को अंतिम तक सारे लोग उनको लगे रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मिट्टी जो है ये लाल कफन में हो जाएगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो आज मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी पुस्तक में
जगह जगह कबीर बोल रहे हैं। जैसे कबीर कहते हैं, सुनो मही साधो। साधो वो बार बार इसलिए कहते हैं कि उन्हें लोगों को उस संघर्ष की ओर प्रेरित करना है जो जीवन से भी जुड़ रहा है और जीवन के भीतर भी जा रहा है। तो यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में भी कि यह एक तो काशी की भूमि और काशी में ही कबीर का भी जन्म हुआ है और इसमें जितने हमारे जो इसके योद्धा हैं, इस नायक हैं इस पुस्तक के, वो अधिकतर उनका जन्म भी काशी में भी हुआ है। ये काशी की मिट्टी से जुड़े हैं। मैं चर्चा करना भूल गई, अभी आपने हमारे सामने जो गायक कवि बैठे थे जिन्होंने मिट्टी पर कविता लिखी, अद्भुत कविता है। और मैं साधुवाद देती हूँ आपको कि बहुत अच्छी कविता है। अभी मिट्टी की बात आई तो मुझे याद आया कि वह यही हम सब मिट्टी से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मिट्टी की बहुत बड़ी महिमा है। मिट्टी के आगे जो है वह नतमस्तक होने से ही हमारे अंदर जो है बल और ऊर्जा का संचरण होता है। इसमें हमने दो ही किताबें अभी तक पढ़ी हैं रामेश्वर जी की। अभी जो मैंने जिक्र किया था पक्षी दंश गाथा का, तो लोक पर जो आपकी किताबों की भी यहाँ चर्चा हुई तो वो जरूर मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि आपने इसमें एक बड़ा अच्छा जो यहाँ की परंपरा थी, लोक परंपरा थी, जो प्रश्नोत्तरी की, जिसको चंगे खां कहते, प्रश्नोत्तरी छंद, उस पर भी आपने चर्चा की। इसमें तो ये हमारे जो लोक संस्कृति है उससे भी यह पुस्तक जुड़ रही है। और मुझे ये बड़ा ये होता है कभी कभी, जैसे कहानी के अंदर भी संस्मरण आ जाते हैं। जब हम कहानी में कथाकार हूँ या कविता के अंदर भी संस्मरण आ जाते हैं, तो एक विधा जो है वो दूसरे की पूरक भी हो जाती है और कभी कभी उसका अतिरेक भी करती है। जैसे कि आपने बात राजशेखर से आप के बड़े करीबी रहे हैं, राजशेखर कवि के बड़े करीबी रहे हैं और कई जगह उनके संस्मरणों का आपने जिक्र किया है और आलोचना जैसे है, उस तरह से ये पुस्तक है। तो आप इस तरह से एक कहते हैं ना कि कोलाज बनाती है। हमारा सोच के चलो आज थोड़ा पढ़ लूंगी, फिर अभी टाइम है आगे पढ़ूंगी, लेकिन एक ही बार में जो मैं बैठी तो मैंने पूरी किताब खत्म। तो यह सबसे बड़ा गुण है, किसी भी पुस्तक का सबसे बड़ा गुण है कि वो अपने को पढ़वा ले। तो इस पठनीयता जो है इसमें सबसे बड़ा गुण है। और यह जो है भी, क्योंकि इसमें रोचकता भी है और संवेदना भी है और भाषा का लालित्य भी है, वो मेरे भी बहुत करीबी है। और जैसे मंगलेश डबराल, तो मंगलेश डबराल से मेरा 14 साल तो मैं जनसत्ता के लिए लिखती रही हूँ, बराबर दे रही है। और मंगलेश डबराल के आग्रह पर मैंने बहुत काम किया, खासतौर से वो बनारस से इतने प्रभावित थे कि जब कहानी तो मैं लिखती थी, कहानी के लिए तो ये रहता था कि आप मुझे ही पहली कहानी, अपनी कहानी मुझे दीजिए। उधर राजेंद्र यादव कहते थे नहीं आप हंस में दीजिए। अब मेरे लिए बड़ी दुविधा हो जाती थी, क्योंकि मंगलेश जी जो है वो बराबर मेरी मतलब मुझसे लेख ले रहे थे, मुझसे फीचर। इसके पहले मैंने फीचर कभी नहीं लिया,
लेकिन जब मैं बनारस आई और मैंने यहाँ पर, उन्होंने कहा बनारस में है कि नहीं, वहाँ पर इतनी चीज़ें होता है कि वहाँ से मुझको कुछ ऐसा, हमने कहा देखिए मैंने जो पत्रकारिता शुरू की थी वो एक ऐसा संस्मरण है, वो जो मेरी भोकू बाजा और उदास रखी में वो संस्मरण है, जिसका राम सुधार सिंह जी ने एक बार जिक्र भी किया था कि यह कहानी है या संस्मरण है, लेकिन वो सच्ची घटना है। और लेकिन अमृत जी अभी हैं, जीपी मिश्रा जी, जीपी मिश्रा जी तो अब नहीं है, दिवंगत है, लेकिन अमृत जी भी हैं और ये दस्तावेज बन चुका है। तो ये अमृत जी के लिए भी एक सनद है कि यह दस्तावेज बन चुका है, किताब में आ चुका है। तो इस तरह से हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है, वही कहने का मतलब मेरा, क्योंकि इन्होंने कानों कान खबर नहीं होने दी थी। मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, इन्हें अपने घरे में माँ और भाई, पिता को बचपन में चले गए थे, लेकिन किसी को खबर नहीं कि इन्होंने ये कर डाला। और जब करके आए हैं तो कागज लेके और धीरे से हमारे जैसे बहुत बड़ा कुछ, हमें गुस्सा भी आया, कितना बड़ा हो गया आपने बताया ही नहीं मुझे। तो खैर वो दूसरा एक, लेकिन हाँ ये वास्तव में बहुत बड़ा काम है और इससे बड़ा दान और क्या सही बात। तो इस तरह से और भी बहुत से नाम इसमें आए हैं। इसमें जो आप मतलब आपने ये तो समझ लिया कि आप मार्क्सवाद से प्रभावित हैं और मार्क्स के जो 7 सिद्धांत हैं, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, क्रांति, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व और साम्यवाद, यह सभी कुछ मिला के और सभी पर आपकी अच्छी पकड़ है और दृष्टि है। इसमें राजशेखर की भूमिका की कुछ पंक्तियां मैं बस कोट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अद्भुत पंक्तियां हैं। अपने टूटे दर्पण को पढ़ कर देखो, ये इन्होंने लिखा था अब्दुल बिस्मिल्लाह की किताब पर उनका ये था कि अपने टूटे दर्पण को पढ़कर देखो। यह एक तरह से एक संदेश भी है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। अपने टूटे दर्पण को पढ़कर देखो, यह अघोर चिंतन पूंजीवादी साम्राज्यवादी युद्धों का आंतरिक भग्नावशेष है, जिसके मलबे पर खड़े होकर तुम अपनी सभ्यता के लिबास से बाहर आ गए हो। भाषा की कानूनी नजर में यह जुर्म है, मगर यह जुर्म युद्धों का चरित्र है, जिसे जंगखोर अपने लूट खसोट के लिए आदमी के भीतर बोते हैं और इस तरह शताब्दी का पूरा जिस्म रोगाक्रांत हो उठता है। तो इस तरह की जो लौह तत्व है इस किताब में वो स्फुलिंग है, वो आपको जगह जगह मिलेंगे इस किताब में। लतर का कटीले तारों पर सतत फैलते रहना ही है। शब्दों का कटघरा लतर का कटीले तारों पर सतत फैलते रहना ही है। बहुत से संस्मरण की बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं, मगर महादेवी जी के सारे ही संस्मरण पढ़े, सभी के पढ़े, लेकिन ये संस्मरण तो अद्भुत जो आपका संस्मरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने गए थे, राजशेखर जी के साथ गए थे और अद्भुत संस्मरण है, इसलिए मैं सुना रही हूँ। छोटा सा संस्मरण है। आप मिलने गए उनसे तो बाहर देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपना कुछ लिख रहे हैं चौकी पर बैठ के, और बाहर बरामदे में जो दालान था, मतलब सामने से दिखाई दे रही थी उनकी दीवार से, वो लिख रहे हैं और बाहर जो सामने दालान सा है उसमें माता जी उनकी पत्नी एक डंडा लिए हुए बैठी हुई। तो आप लोग अंदर गए तो उन्होंने कहा, रोका
कि मतलब आप, उन्होंने पूरा ठेठ भोजपुरी में ही पूछा कि कैसे आए हैं आप लोग। तो हजरिया को लिखा था ये, हाँ हजरिया को लिखा था ये, उसके होकर लिखे के टाइम कैसे मिल रहा है। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने बताया तो कहते कि तब बोले किसी मिले थे, तो वो तो ना मिली। और ये भी कहा कि उन्होंने मुझे डंडा लेके यहाँ बिठाया है कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। वाह। तो ये बड़ा अद्भुत है। और ये जो समानता मुझे दिखी उसमें कहीं नहीं, मतलब जिस भाषा में उन्होंने बात की, तो हमारे लिए तो ये बड़ी अकल्पनीय बात थी कि इस भाषा में कोई पत्नी, क्योंकि हम लोग का वो पुराना संस्कार उस तरह का, एक तो नाम नहीं लेना है, पति का नाम नहीं लेना है, और तो ये हाँ वो भी इस तरह से। तो खैर मुझे याद आया कि मेरी दादी जो थी वो भी मेरे बाबा से 2 साल बड़ी थी, तो लेकिन मैंने कभी आपस में उन्हें वार्तालाप करते सुना ही नहीं। तो बल्कि मैं उनसे पूछती भी थी, जब आप 2 साल छोटे थे तो आप तो इनकी पिटाई भी कर देती रही होंगी, खूब मस्ती भी थी वो इस बात। लेकिन कितना अद्भुत है और कितना आत्मीय संस्मरण है कि उस युग में, और किस तरह का इस तरह का अद्भुत तालमेल। तो इसलिए मैंने ये संस्मरण आप लोगों के सामने रखा। तो इस तरह से वो वहाँ पे कांग्रेस हाँ वो आपने आंखों, अच्छा आप गवाह आचार्य गंगाधर मिश्र, हाँ हाँ उसको देखा था, हाँ मैं बराबर जाता हूँ। हाँ वो तो लिखा है। और बाजू बात करेंगी कि डर गए। हाँ वो अंग्रेज से कांग्रेस था वो। हाँ वो इक्का वालों को वो अंग्रेज मार रहा था, करके। तो उससे वो तो पहलवान थे। आपने लिखा भी है कि उनकी डाइट क्या थी, क्या क्या उनका खान पान था, आपने पूछा था निराला जी से। हाँ निराला जी से पूछा भी आपने कि आपका खान पान क्या, आपकी दिनचर्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि 2 सेर दूध, 2.5 किलो 2.5 किलो गाय का दूध पी करके, हाँ 500 दंड, हाँ 1000 का इसकी सब दिन का उनका वो था। मैं उसी समय पहुँच गया उनके जो है चंद्र जी के बसंत पंचमी को। तो वो भार्गव जी बहुत मदद करते थे। तो हम जब पहुँचे तो देखे तो वो सोए हुए थे। तो उन्होंने देखा तो हमने जाकर पैर छुआ उनका। पैर छूने के बाद पूछा क्या कि उन्होंने कहा कि ये बड़ा बढ़िया बोला था उन्होंने निराला जी ने कि ये कौन है, जिज्ञासु शब्द है उनका, ये जिज्ञासु अकिंचन। तो उन्होंने कहा कि अकिंचन इनका नाम है। ये आपको आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा था सुंदर नाम है अकिंचन। तो बहुत कुछ वो खास चाहिए है। और ये एकदम हमारा, मैंने तो खिलाफ को जिस रूप में देखा, क्या दर्शन में जो किए होंगे आंखों से देखा है। बालकृष्ण राव यहाँ गए थे उसके बाद जी, अब उसका किताबों में है। तो ये हाँ ये सारा किताब में है। तो ये मैं ये बता रही थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर बहादुर शाह जफर की अभी चर्चा हुई, आप लोगों ने सुनाई। अभी जब आप बोल भी रहे थे तब भी मुझे लग रहा था कि आपने कितना इन पंक्तियों को जिया है कि मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। पढ़ रहे थे आपने देखा किस आवेग से आत्मसात कर लिया था उन पंक्तियों को। तो ये जो आप हमारे सामने ये पुस्तक नहीं एक दस्तावेज है। और मैं फिर से बधाई देती हूँ, आप स्वस्थ रहें, शतजीवी हों और आपका
का जो निरंतरता बनी हुई है लेखन की, वो आपकी भी ऊर्जा है, हम लोगों की भी प्रेरणा है। तो यह निरंतरता जो है वो बनी रहे और पीढ़ियों को सींचती रहे।